गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय मां सरस्वती कोचिंग क्लासेस की ओर से आपको प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपका मित्र विजय सवाल हमेशा की तरह ये भी क्या है, आरआरबी ग्रुप डी के लिए क्या है, पीवाईक्यू है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और आपको पता है कि प्रत्येक एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि जो पुराने पेपर हो चुके हैं उनका एक अपना महत्व होता है। उससे कुछ क्वेश्चन तो जो कि रिपीट हो जाते हैं और उसके आधार पर ही क्वेश्चन आते हैं। तो हमारी भी पढ़ाई किस पर निर्भर करती है, हमेशा P/Q यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ही निर्भर करती है। और मैं आपको एक सलाह और दे दूं, तो एक सलाह ये है आपको कि आपसे कोई कितना भी बोले, आपका जो सिलेबस है क्या है, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में अगर आपके में ABCD है, क्या है ABCD है, तो आपको ABCD पढ़नी है। और आपके सिलेबस में क्या है, छोटा बड़ा है तो छोटा बड़ा पढ़ना है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सिलेबस हमेशा तैयारी की जाती है किसी भी एग्जाम की सिलेबस के हिसाब से, आपका जो सिलेबस कह रहा है आप उसे ही पढ़ें, इसके ऊपर नीचे कुछ ना पढ़ें, क्योंकि वो कुछ काम करने रहता है, काम का रहता है, लेकिन आपके एग्जाम की काम करने रहता है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो आपका सिलेबस, उस एग्जाम का सिलेबस कहता है, आपको वही पढ़ना है। जी आप बिल्कुल निश्चित कर लें, एक हाथ में सिलेबस और दूसरे हाथ से पढ़ाई करनी है, क्योंकि बिना सिलेबस की पढ़ाई करोगे तो आपको सिलेक्शन कर लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जी हमारा इसमें जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बैच था उसका थर्ड लेक्चर है। इसमें जो क्वेश्चन है वो है फोर्थ, यानी कि जो हमारा फोर्थ शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन दिए गए इसमें। ठीक है, तो हमारे इसमें कुछ क्वेश्चन हो गए थे, कुछ रह गए थे, तो स्टार्ट कर लेते हैं। जो हो गए थे 29 नंबर तक हो चुके थे। हाँ जी, यहाँ से क्वेश्चन क्या है, भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़, क्या है, प्राचीन जलोढ़ मौजूद है, क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है सी, क्या है, भाबर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, ऑप्शन ए भी है, इसमें क्या है खादर, इसमें फिर है भाबर, फिर क्या है तराई। ठीक है, और इसके बाद है, इसको हम देखते हैं, पूरे इसके ऑप्शन लिखेंगे, साथ में हम क्या देखेंगे, साथ में इसकी थोड़ी और ज्योग्राफी देख लेंगे। तो आपको पता है ये क्या है दोस्तों, ये हमारे प्यारे भारत का नक्शा, ये दक्षिण भारत का है, और यहाँ क्या है, हिमालय पर्वत बना हुआ है। अब इसकी एक रेंज है, अगर हम हिमालय का उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करें, विभाजन करें, डिवीजन करें, तो उसकी एक रेंज है, यहाँ आती है कौन सी रेंज, शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज। ठीक है, तो शिवालिक रेंज आएगी, तो शिवालिक रेंज से जैसे ही नदी क्या आती है, अब नदी कहाँ से निकलती है, पर्वत से निकलती है, गंगा हुई, यमुना हुई, कहाँ से निकली, हिमालय पर्वत से निकली है कि नहीं निकली है, तो ये यहाँ से प्रभावित होती है। ठीक है, जब यहाँ आएगी तो यहाँ पर क्या हो जाती है, जैसे यहाँ मान लो तो ये क्या हमारा हिमालय है, यहाँ से क्या हुई, नदी प्रभावित हो रही है, यहाँ से जैसे ही आती है तो ये क्या पर्वत का क्या पाद बिंदु है, और पाद में क्या होता है, जो नदी यहाँ से बह रही है अपने साथ क्या लेके आती है, अवसाद लेके आती है, क्या क्या लेके आती है, अवसाद। अब अवसाद को जिस ज्योग्राफिकल टर्म है, लेकिन अगर आप सामान्य भाषा में समझे तो क्या है, कुछ कंकड़ पत्थर लेके आते हैं अपने साथ, जैसे कोई पानी बहेगा तो साथ में कुछ साथ आता कि नहीं आता, तो वही है। ठीक है, अवसाद लेके आ गई, अवसाद में क्या है, कंकड़ पत्थर होंगे, कंकड़ पत्थर क्या, जो पर्वत का पाद है यहीं पर क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे, और नदी इसमें प्रभावित होती रहेगी, तो नदी इसके नीचे से प्रभावित होने लगती है, क्या होने लगती है, नदी इसके नीचे से प्रभावित होने लगती है। जब नदी इसके नीचे से प्रभावित होगी और आगे बढ़ेगी, जब तो जो जी वाला पार्ट है, जो इसके जो जितना जो पर्वत के नीचे वाला पार्ट है, पाद से पार्ट है, उसे कहते हैं हम क्या, उसे कहते हैं भाबर, क्या कहते हैं, भाबर, भाबर। ठीक है, भाबर रीजन है। ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, उनके नीचे से नदी प्रवाहित होती है। अब हम थोड़े और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ यहाँ क्या है, तराई है, क्या है, तराई, तराई मतलब इसमें क्या है, दलदल पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, दलदल, क्या पाए जाते हैं, दलदल पाए जाते हैं। मतलब ऐसा क्षेत्र था पहले
कि वहां पर मतलब दलदल पाए जाते थे, और दलदल पाए जाते थे मतलब कि वहां पर जो भूमि थी वो उपजाऊ नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और भारत से जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए उनको कहाँ बसाया गया, इसी क्षेत्र में बसाया गया। मतलब कि जो हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तरी उत्तर प्रदेश और पंजाब उस पार्ट जो रीजन है वो किस में आता था, दलदल में आता था, क्योंकि वो कहाँ पर है, वो भाबर के बाद वाला पार्ट है, ठीक है, शिवालिक के नीचे का वाला पार्ट है। तो जो दलदल पाए जाते थे वहीं पर लोगों को बसाया गया। फिर क्या हुआ, वहां पर उस भूमि को बनाया गया, उपजाऊ बनाया गया। तो अब जी वाला पार्ट यहाँ लगभग समाप्त हो गया है। यहाँ क्या थी, तराई थी। अब हम और नदी और आगे बढ़ेगी तो जब यहाँ पर स्पीड पकड़ लेगी नदी, ठीक है, क्या करेगी, स्पीड पकड़ लेगी और आगे बढ़ती जाएगी और यहाँ पर मिल जाएगी, इसमें समुद्र मिल जाएगी, समुद्र में, ठीक है। अब इसका जो नदी का जो पास वाला पार्ट है, मान लो जी वाला पार्ट, मान लो जी, ठीक है। तो अब जो जी वाला पार्ट है इसका नदी का, जी वाला पार्ट है, इसे जी कहा, यहाँ से नदी प्रभावित होगी, बरसात होगी तो क्या आएगी, बाढ़ आएगी। बाढ़ आएगी तो इसमें अपने साथ क्या लेके आती है, जलोढ़ लेके आती है, क्या, जलोढ़ मिट्टी लेके आती है। जलोढ़ मिट्टी लेके आएगी तो यहाँ क्या हो जाएगी, जम जाएगी पास वाले क्षेत्र में। जब बाढ़ का पानी से भरेगा तो जम जाएगी कि नहीं जम जाएगी। तो यहाँ क्या पाया जाता है, नया जलोढ़ पाया जाता है, क्या, नया जलोढ़ पाया जाता है। और नए जलोढ़ को नाम दिया जाता है क्या, खादर। क्या नाम दिया जाता है, खादर। तो खादर वाला पार्ट जो हो जाता है, ठीक है, खादर। अब इसका अब इतना पार्ट तो है नदी का, नदी तो इसमें क्या अभी नदी प्रभावित हो रही है, उस टाइम पर जो क्या आ रहा है, जलोढ़ आ रहा है, उससे जिन मैदानों का निर्माण होगा उसे कहते हैं खादर। क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। लेकिन मतलब प्राचीन काल में हम बहुत पहले की बात करें तो उस टाइम पर नदी जहाँ प्रभावित हो रही है उसके बहुत ज्यादा क्षेत्र बाढ़ आती थी। क्या आती थी, बहुत ज्यादा क्षेत्र बाढ़ आती थी। तो वो लगभग इतना रीजन था यहाँ तक मान लो, ठीक है, रीजन को यहाँ तक मान लो। तो जब इसने इस रीजन को मानेंगे हम, तो ये जो वाला पार्ट होगा, साइड वाला पार्ट होगा, और ये यहाँ वाला पार्ट होगा, जी वाला पार्ट होगा, तो इसे भी कुछ ना कुछ नाम दिया जाएगा। मतलब कि ये क्या है, खादर है, और खादर के जो बाद वाला पार्ट होगा वो कहलाया क्या, वो कहलाया क्या, वो हो जाएगा भागर। क्या हो जाएगा, बागर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बागर, बागर, ठीक है। इसे क्या नाम दिया जाएगा, बागर नाम दे देंगे, ठीक है। इसमें कि जो कितने पार्ट हैं इसके, 4 हैं। सबसे पहले आएगा क्या, भाबर। क्या हो जाएगा, भाबर। भाबर का क्या आएगा, फिर होगी तराई। क्या, तराई। तराई के बाद क्या आएगा, फिर होगा ये खादर। क्या है, खादर। खादर के बाद क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा बागर। बागर, या इसको भागर बोल सकते हैं या बागर, ठीक है, जी वाला पार्ट। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले भावर कहाँ होता है, जो पर्वत के पाद होते वहां पर भावर होता है। भावर क्या होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, उनके नीचे से नदी प्रभावित होती है। जैसे ही क्या आता है, दलदल आता है, तो वहां होती है तराई। क्या होती है, तराई होती है। मतलब कि वहां पर बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी, ठीक है, और वहां दलदल पाए जाएंगे, ठीक है। तराई में क्या होते हैं, दलदल होते हैं। फिर क्या होता है, फिर तो नदी और आगे बहती है, तो ये वाला कौन सा पार्ट है, खादर वाला पार्ट है। मतलब कि जहां पर नदी बह रही है वहां पर प्रति वर्ष क्या है, बाढ़ आए, और बाढ़ के साथ जो मिट्टी आती है, जो जलोढ़ आता है, उससे जिस मिट्टी का निर्माण करते हैं उसे बोलते हैं खादर के मैदान। क्या बोलते हैं, खादर के मैदान बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद लेकिन बरसों हम बात करें, लाखों वर्षों पहले की बात करें, तो इसका जो क्षेत्र था वो पहले विस्तृत था। तो खादर वाला जो पास वाला पार्ट है, ये क्या है, खादर वाला पार्ट है, ठीक है। इसे भर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके कुछ आसपास का भी पार्ट है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बागर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बागर। अगर हम बात कर उत्तर भारत की, जैसे हमारे ये क्या है, गंगा नदी है, ये क्या है, यमुना नदी बह रही है, तो इसके जो पास वाला पार्ट है, जी वाला पार्ट, जी क्या कहलाएगा, जी कहलाएगा खादर।
इसके बाद जो और आगे वाला पार्ट है, जो राजस्थान वाला पार्ट है, ठीक है, और ये बिहार के और आगे वाला पार्ट मान लो, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बागर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बागर कहलाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। ये 4 टर्म होती हैं, क्या क्या, भाबर, तराई, खादर और बागर। ठीक है, ये आपको हर एक एग्जाम में, अगर आप यूपीएससी से बात करो, यूपीएससी से लेके मान सकते हो आप क्या, एसएससी तक, सब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबका लेवल अलग अलग रहता है, तो आप यहाँ से ये चारों चीज आपकी क्लियर हुई होंगी कि क्या क्या होता है। ठीक है, और इसमें एक और होता है, जो शुष्क रेय होता है वहां होता है रेह या कल्लर। एक टर्म और होती है रेह या कल्लर, रे। ठीक है, ये हरियाणा और पंजाब का जो शुष्क रीजन है, वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है उसे कहते हैं रे। ठीक है, ये हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, भाबर हो गया, तराई हो गई, खादर हो गई और बागर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है। मतलब कि जो आरबीआई है, क्या है, आरबीआई है, इसका मुख्य कार्य क्या है। यह निजी क्षेत्र वाले उद्योगों को निधि प्रदान करती है। ठीक है, दूसरा, यह बैंकिंग क्षेत्र द्वारा उत्पन्न लाभ को बनाए रखती है। क्या, बैंकिंग क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न लाभ को बनाए रखती है। यह भारत में वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करती है। ठीक है, इसके बाद यह सभी लोगों को पैसा उधार देती है, तो ऐसा काम तो नहीं करती है। ठीक है, आप लोगों का खाता क्या आरबीआई में खुला हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग का खाता आरबीआई में खुला हुआ है। ठीक है, ये तो फिर से पढ़ लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है। पहला ऑप्शन ए है, यह निजी क्षेत्र वाले उद्योगों को निधि प्रदान करती है, तो ये तो उसकी मुख्य भूमिका नहीं है। दूसरा, यह बैंकिंग क्षेत्र द्वारा उत्पन्न लाभ को बनाए रखती है। ठीक है, तो ये भी इसका मुख्य भूमिका नहीं है। यह भारत में वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करती है, तो जी वाला इसका काम है। इसके बाद यह सभी लोगों को पैसा उधार देती है, तो ये काम तो नहीं है, क्योंकि सब लोग को पैसा उधार नहीं देती है। किसे देती है, बैंक को देती है या सरकार को देती है। किसे, BANK, बैंक को या सरकार को देती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। अब थोड़ा बैंक इसके बारे में देख लीजिए, आरबीआई के बारे में। तो आपको बताया था, जो आरबीआई की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी, इसके लिए एक अधिनियम आया था। क्या था, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 आया था। क्या था, आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, लेकिन स्थापना कब हुई थी, इसमें जो एक्ट आया था इसका टाइम पर। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी इसकी 1935 में। ठीक है, 1935 में। इसके बाद इसके भारत के इसका, हाँ, अब इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, राष्ट्रीयकरण जब आजादी मिली, तो आजादी के बाद क्या हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया। 1950 में इसका राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। ठीक है, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। कौन थे, सीडी देशमुख थे। ठीक है, कौन थे, सीडी देशमुख थे। तो अब इतना याद रखना। इसके बाद इसके कार्य क्या क्या है, कार्य, तो इसके कार्य है, यह बैंकों का बैंक होता है। क्या होता है, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक। दूसरा, सरकार का बैंक होता है, सरकार का बैंक। तीसरा क्या होता है,
मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है, यानी कि मौद्रिक नीति जारी करता है। ठीक है, इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के क्या रहे हैं, गवर्नर रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताएं। क्या होगा, मौद्रिक नीति जारी करता है। अब मौद्रिक नीति में क्या होता है, CRR, क्या CRR, रिवर्स रेट, ठीक है, रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट जारी करता है। ठीक है, ये क्या कौन जारी करता है, ये आरबीआई जारी करता है। तो हमने क्या बताया, अब एक है इसकी मुख्यालय कहाँ पर है, हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है। ठीक है, तो इसमें इतने फैक्ट हो गए। सबसे पहले इसका एक्ट कौन सा आया था, 1940 में आया था। स्थापना किसने की थी, कब हुई थी, 1935 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण कब होगा, 1950 में होगा। पहले गवर्नर, भारतीय गवर्नर कौन थे, CD देशमुख थे। कार्य क्या कहता है, बैंकों का बैंक है और सरकार का ही बैंक है। ठीक है, इसके मतलब कि जो बैंक है उन पर क्या रहता है, उसकी निगरानी करता है बैंकों की, बैंक सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मौद्रिक पॉलिसी, मौद्रिक नीति जारी करता है। ठीक है, कौन करता है, आरबीआई के गवर्नर करते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है। ठीक है, जब बताना है कमेंट करके। ठीक है, बताओ कमेंट करके कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो, क्या है, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया कार्यक्रम, कौन सा, खेलो इंडिया कार्यक्रम के प्रतिभा खोज और विकास घटक, एक इसका पार्ट है। मेन क्या है, एक खेलो इंडिया का कार्यक्रम है, उसका एक पार्ट है कौन सा, प्रतिभा खोज और विकास घटक के तहत प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए देश को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन ये है। ठीक है, मतलब कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत देश को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन ये है, 4 पार्ट में, 7 पार्ट में, 5 पार्ट में या 3 पार्ट में। तो इसका आंसर क्या है, 5 भागों में डिवाइड किया गया है। अब इसके कुछ और फैक्ट हैं तो वो दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या क्या है, अब जो खेलो इंडिया गेम है, खेलो इंडिया कार्यक्रम, ठीक है, जो खेलो इंडिया कार्यक्रम है उसका प्रारंभ कब हुआ था, प्रारंभ हुआ था 2018 से हुआ था। कब हुआ था, 2018 से हुआ था। ठीक है, और इसके जो पहले गेम हुए थे वो कहाँ हुए थे, पहले खेल कहाँ हुए थे, जो हुए थे हमारे नई दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद वर्तमान में 2025 में कहाँ होने वाले हैं, तो 2025 में जो होने वाले हैं बिहार में, कहाँ पर, बिहार में। बिहार का एक शहर है जहां उसकी राजधानी कहाँ, पटना, पटना। तो आप इसे याद कर लेना कि कहाँ होने वाले हैं, पटना में होने वाले हैं। इसमें और क्या होता है, इसमें एक विंटर कार्यक्रम होता है। क्या होता है, खेलो इंडिया का विंटर कार्यक्रम, मतलब कि जो सर्दी होती है ना उसमें गेम होते हैं। ठीक है, विंटर। कौन सा, विंटर कार्यक्रम होता है। विंटर का हुआ था जी थोड़ा देख लो, विंटर जी हुए थे लद्दाख में, हुए थे, कहाँ हुए थे, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में हुई थी। इसके बाद इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति भाग लेते हैं, एक होते हैं 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति भाग लेते हैं। ठीक है, यानी कि घटक कितने हैं, 2 हैं।
एक है 18 वर्ष से कम उम्र के, ठीक है, लोग। और दूसरा घटक कौन सा है? 21 वर्ष से कम उम्र के। आप इसे मान सकते हैं स्कूल के लिए, स्कूल और जे कॉलेज के लिए, ठीक है, क्योंकि 18 वर्ष से कम स्कूल में उम्र होती है, फिर 18 वर्ष से ज्यादा हो जाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? कॉलेज में। कॉलेज में कौन सा होगा? 21 वर्ष वाला काम पार्ट होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, सॉरी, एक से 18 नहीं 17 वाला है यहाँ पर, ठीक है, 17 कर लेना ध्यान से, यहाँ पर 17 वर्ष से कम और 21 वर्ष से कम वाले का, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ है, हाँ, इसके जो पार्ट है, हाँ, इसके क्या है? घटक, पार्ट, मतलब भारत को 5 भागों में बांटा। अब कौन सा है? एक है उत्तरी, एक दक्षिणी है, एक पूर्वी, एक पश्चिमी, और नॉर्थ ईस्ट के लिए मतलब उत्तर पूर्वी, रीजन, ठीक है, अलग अलग है। तो कितने हैं? 5 पार्ट है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, ठीक है। तो 5 पार्ट में बांटा गया है। स्टार्ट कब हुई थी? 2018 में। पहला खेल कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। पर 2025 का खेल कहाँ पर है? बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। विंटर कहाँ हुए थे? लद्दाख में हुए थे। घटक कितने हैं? 2 है, 2 पार्ट में से बांटा गया है, एक 17 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो ये हमारे इसके बारे में खेलो इंडिया कार्यक्रम के बारे में, ठीक है। खेलो इंडिया कार्यक्रम का प्रभाव है कि आज हमारे बच्चे इतने लोग मतलब स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल रहे हैं, ठीक है। अब और देखो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये भी देखो, लाल और पीली मिट्टी और के कुछ हिस्सों में आसानी से पाई जाती है, यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, सिक्किम और राजस्थान, गुजरात। मतलब कि लाल मिट्टी और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा, कहाँ पर? उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इसका एक अलग से टेबल होती है, अगर बुक में करवाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब बस ये देख लो कि जो मिट्टी का विभाजन अभी इतने देखो, ठीक है, कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। जी याद कर लेना ध्यान में, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? जुलाई 2019 में उस समय के सबसे बड़े एनबीएफसी एमएफआई का इंडसाइड बैंक के साथ विलय हो गया था। मतलब ऐसा कौन सा विलय था? ऐसा कौन सा बैंक था जिसका इंडसाइड बैंक के साथ विलय हुआ था? तो ऑप्शन क्या है? क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बैंक, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, बी है भारतीय फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड, सी है बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और डी है अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ये करंट का ऑप्शन है उस टाइम का, अब इस काम का है नहीं, तो ये इसका हुआ था किसका? भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड का हुआ था। किसका हुआ था? भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड का हुआ था। ये करंट का है, वैसे काम का है नहीं क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ। जी क्या है? पुरानी दिल्ली में लाल किला
लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रपति पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्योहार पर फहराते हैं? मतलब पुरानी दिल्ली में जो हमारा लाल किला है उस पर प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का कब फहराया जाता है? क्वेश्चन जी है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? संविधान, राष्ट्रीय संविधान दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर और गांधी जयंती पर। तो ठीक है, अब सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि जो हमारे राष्ट्रीय त्योहार क्या होते हैं, ठीक है जी, बताओ। तो जो राष्ट्रीय त्योहार कौन से होते हैं? 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती, इसके बाद राष्ट्रीय संविधान दिवस, इन सबको मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय पर्व माना गया है, ठीक है। अब लाल किले के बारे में देखो, ठीक है जी। कहां पर है? नई दिल्ली में है, ठीक है। अब देखो, जो राष्ट्रपति के द्वारा जो ध्वजारोहण किया, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है वो किया जाता है लाल किले पर कब जी? किया जाता है 15 अगस्त को। कब किया जाता है? 15 अगस्त को, यानी कि स्वतंत्रता दिवस को। ठीक है। इसी दिन क्या हुआ था? अगर हम बात करें 15 अगस्त की रात को, 14 अगस्त की रात को 15 अगस्त के सुबह की बात है, यानी कि जो मध्य रात की बात है, सीधी बात ये है। अगस्त 1947, ठीक है। उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनके द्वारा यहाँ पर किया गया था, ध्वजारोहण किया गया था सबसे पहले, ठीक है। वहीं पर एक भाषण दिया गया था जिसका नाम था, उसका जो नाम था वो आप देख लो, काफी अच्छा नाम है उसका, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है वहां से कि उसका नाम क्या था? ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है। क्या नाम था उसके भाषण का? भाषण का नाम क्या नाम था? ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है। क्या नाम था? ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम था, ठीक है, ठीक है। भाग्य से, इसका जो हिंदी का अर्थ होता है भाग्य से मेल, ठीक है, सब नाम था भाग्य से मिलना, कुछ ऐसा नाम करके था, ठीक है। तो क्या नाम था? ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम था। ये भाषण दिया गया था सबसे पहले कहां से? लाल किला के प्राची से दिया गया था, जब हम आजाद हुए थे उस टाइम की ये बात है, ठीक है। जो 26 जनवरी कार्यक्रम होता है, क्या होता है? 26 जनवरी का जो कार्यक्रम होता है वो होता है कहां पर? हमारा वो होता है राजपथ पर होता है। कहां होता है? राजपथ पर, राजपथ, ठीक है। कहां होता है? राजपथ पर होता है। और जो 15 अगस्त का जो होता है ध्वजारोहण किया जाता है कहां होता है? वो होता है लाल किले से किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, पीएम। और बैकग्राउंड कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। मोदी जी, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि लाल किले की प्राचीर से सबसे अधिक बार कौन से प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण किया या ध्वज फहराया, ठीक है। और सेकंड बताना है कि इंदिरा गांधी जी ने, सेकंड बताना है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनने कितनी बार लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया, ठीक है। आपको 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके देना है, ठीक है। तो आप बताइए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
क्या है, जुलाई 2022 में उच्चतम न्यायालय ने भूल जाने के अधिनियम राइट टू बी फॉरगेट को और अधिक शक्ति प्रदान करने का आदेश दिया, जिसे शीर्षस्थ न्यायालय द्वारा 2017 के एक ऐतिहासिक फैसले में निजता के अधिकार के एक पहलू के रूप में स्वीकार किया गया। यह नया आदेश किससे संबंधित है? ठीक है, तो चिकित्सा के इतिहास, चिकित्सीय इतिहास, फोन कॉल्स, प्रिंट मीडिया, सर्च इंजन और इंटरनेट। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सर्च इंजन और इंटरनेट। और जो जी वाला है निजता का अधिकार है, क्या है? निजता का अधिकार किसमें आता है? जी आता है अनुच्छेद 21 में आता है। ठीक है, किसमें आता है? अनुच्छेद 21 में आता है। अनुच्छेद 21 क्या है? जो क्या है जी हमारा क्या है? मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। अब मूल अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो जो मूल अधिकार का वर्णन किया गया भारत संविधान के वो भाग क्या है? 3 है। क्या है? भाग 3 है। ठीक है, और जो मूल अधिकार लिए कहां से थे? तो जी हम लिए थे कहां से? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से मतलब कहां से कहां तक है मूल अधिकार? तो जो मूल अधिकार है वो 12 से लेके 35 तक है। कहां तक है? 12 से लेके 35 तक है। ठीक है, तो जी यहां तक की बात हुई, यानी कि निजता का अधिकार क्या है जिसमें बात होती है कब? अनुच्छेद 21 के लिए में है दिया गया है निजता का अधिकार। इससे संबंधित एक केस है, 2017 का केस है, उसका नाम है पुट्टास्वामी वाद है। क्या है? पुट्टास्वामी वाद है, वो 2017 में आया था। ठीक है, निजता के अधिकार को लेकर आया था। वह किसमें है? अनुच्छेद 21 में है। मूल अधिकार है कहां से कहां तक? 12 से लेकर 35 तक। भाग किसमें है? भाग 3 में है। अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है जी, हमें क्या है जो हमारे जो मूल अधिकार है वह हमें क्या? राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। क्या कहते हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। जबकि जो डीपीएसपी है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमें सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन क्या है जी? है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा जी है किससे? हाँ, 74वें संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए का प्रावधान है। मतलब कि ऐसा क्षेत्र बनाना है जो मतलब ना तो ग्रामीण है ना ही शहरी है, उसके बीच का है। उस क्षेत्र के लिए हमें कौन सा प्रावधान किया गया है? उसे क्या कहते हैं? नगर पालिका परिषद कहते हैं, नगर निगम कहते हैं, ग्राम पंचायत कहते हैं, नगर पंचायत कहते हैं। देखो, जो इसका ढांचा होता है वो ऐसा होता है, ये हमारा इसका नगरीय परिषद का ढांचा नगर के लिए। सबसे नीचे क्या होता है? यहाँ पर होता है हमारे क्या? यहाँ होती है नगर पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत होती है। फिर क्या आता है? फिर आता है यहाँ पर नगर पालिका। फिर क्या आता है? फिर आता है यहाँ पर नगर निगम। ठीक है जी, नगर पंचायत होती है सबसे छोटी होती है। इसमें जो एरिया होता है, मान लो क्या है हमारा ग्राम से जब हम क्या बनते हैं शहर को बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो इसका बीच वाला पार्ट होता है क्या होता है? बीच वाला पार्ट होता है ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है हमारा नगर पंचायत। क्या होता है? नगर पंचायत होते हैं। इसमें क्या होती है? इसमें क्या होता है कि जो सुविधाएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन जो लोग हैं वो फिर भी कृषि पर ही आश्रित होते हैं। क्या होते हैं? लोग कृषि पर ही आश्रित होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हैं क्या क्या? नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत है। जी किसमें है? 74वें
संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इसके लिए ठीक है। अब जे इसमें हाँ, अब आपको बताना है कि ये 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो जो हुआ था 1992 में हुआ था, वह 93 से क्या हो गया था? लागू हो गया था। ठीक है, लागू हो गया था। इसमें जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए? तो 243 पी से लेके जेड जी तक, कहां तक? 243 पी से लेके जेड जी तक के आर्टिकल जोड़े गए थे। क्या? 243 पी, क्या? पी से लेके जेड जी तक के आर्टिकल इसमें जोड़े गए थे। अब इंपोर्टेंट आर्टिकल क्या क्या है जी भी थोड़ा देख लो आप। ठीक है, तो इसे खत्म कर देते हैं जी। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? तो देखो, जो राज्य, देखो क्या क्या होता है? राज्य निर्वाचन आयोग, जो क्या होता है? जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वह नगर निगम में, नगर पालिका और नगर पंचायत तीनों जगह क्या होता है? चुनाव करवाता है, आचार संहिता लागू करता है और जो वोटिंग लिस्ट में है नाम वगैरह ऐड करता है। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर होता है राज्य वित्त आयोग। ठीक है, फिर क्या होता है? आरक्षण। ठीक है, फिर होती है जिला परिषद, होती है शायद, क्या होता है? महानगर योजना समिति। महानगर योजना समिति। ठीक है, एक और होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसका देख लो, क्या है? जिला योजना समिति। ठीक है, क्या है? जिला योजना समिति। ठीक है, समिति। अब ये कौन कौन से आर्टिकल में है? ये है तो क्या? सब 243 के सब आर्टिकल है। क्या है? सब आर्टिकल है 243 के। ठीक है, अब देखो आप कौन जी अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन आच्छादन क्षेत्र की भौगोलिक कितना है? ठीक है, क्षेत्र कितना है? तो ऑप्शन क्या दिया गया है? ए दिया गया है 37.05, 24.62, 27.50 और 3.33.05। तो इसका आंसर क्या है? जी है बी वाला आंसर, जी था 2021 के अनुसार। अब रिपोर्ट नहीं आ गई है। ठीक है, तो कौन सी रिपोर्ट आई है? भारतीय वन स्थिति सर्वेक्षण रिपोर्ट, कौन सी? 2023। ठीक है, तो जो रिपोर्ट है वो 2 साल में आती है। कितने साल में आती है? 2 साल में आती है। कौन से नंबर की रिपोर्ट है? जी है 18वें नंबर की है। कितने नंबर की है? 18वें नंबर की है, तो आप याद कर लेना। अब जारी कौन करता है? तो जो रिपोर्ट जारी करता है वो कौन सा है? वन सर्वेक्षण विभाग। कौन करता है? वन सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, कौन जारी करता है? वन सर्वेक्षण विभाग है। अब ये किसके अंतर्गत काम करता है? तो ये काम करता है वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय। ठीक है, कौन सा? वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, अब जी आप कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का मंत्री कौन है? ठीक है, केंद्र में ये बताना है। ठीक है, अब देखो, अब जो इसकी रिपोर्ट आई है, अब कुछ इसके तथ्यात्मक आंकड़े हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसको क्वेश्चन था कि हमें निकालना क्या था? वन आच्छादन क्षेत्र।
देश में देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो पहले कितना था 24.62% था। अब इसमें क्या हो गया, तो इसमें जो हो गया है इसमें एक डेटा है वो है क्या, वन और वृक्ष क्षेत्रफल वो कितना है, पूरा मिला के है 25.17 है। ठीक है, वन एवं वृक्ष, ठीक है, क्षेत्रफल जी कितना है 25 कितना है 17 है 17। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि जो वन आवरण है, क्या है वन आवरण जी कितना है, तो जो वन आवरण है वो है हमारा 21.7%। ठीक है, इसके बाद वृक्षावरण जी कितना है, तो जो वृक्षावरण दिया गया है वो है हमारा कितना किलो, इसको वो क्षेत्रफल में दिया गया है 95,000 कितना है 95,748, इसमें 22 किलोमीटर में है, किसमें है 22 किलोमीटर में है। इसके बाद इसमें और दिया गया है जो कार्बन स्टॉक है, क्या है कार्बन स्टॉक है जी कितना है लगभग 7.207 करोड़ टन। इसमें क्या हुई है वृद्धि हुई है। ठीक है, क्या हुई है वृद्धि हुई है इसमें। ठीक है, इसके बाद जो है मैंग्रोव वन, इसका क्षेत्रफल कितना है जी 4,000 लगभग 4,991 वर्ग किलोमीटर है। इसमें क्या आई है कुछ कमी आई है। ठीक है, क्या हुई है कमी आई है इसमें। तो ये थे मेन आंकड़े थे जो बता दिए हैं। इसमें एक संस्थान है वो आप काफी इंपोर्टेंट है, आप उसे याद कर लें, भारतीय वन सर्वेक्षण। क्या है भारतीय वन सर्वेक्षण, ये इसकी स्थापना हुई थी 1981 में हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है देहरादून में। देहरादून कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड में। ठीक है, तो अब इसे याद कर लेना, ये काफी इंपोर्टेंट संस्थान है क्योंकि ठीक है काफी इंपोर्टेंट संस्थान है, तो अब इसे याद कर लेना। कौन सा भारतीय वन सर्वेक्षण, क्योंकि ये रिपोर्ट है वन रिपोर्ट है वो काफी बड़ी रिपोर्ट है, उसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाएंगे तो उसमें हम बता देंगे। ठीक है, तो आपको ये इंपोर्टेंट ये 2023 का डेटा है। ठीक है, और ये डेटा अपने कुछ काम का अब रह नहीं गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया जी, आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ डांस दिए गए हैं, त्योहार वगैरह है कि साध नौक क्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो त्रिपुरा है, एक मेघालय है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तो इसका आंसर है मेघालय। कौन सा है साध नौक क्रेम, कहाँ का है मेघालय का है। मेघालय किसके द्वारा मनाया जाता है, तो गारो जनजाति है जो मेघालय की 3 पहाड़ियों में जो रहती है, खासी गारो, जो गारो जनजाति है उसके द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा, गारो जनजाति के द्वारा। ठीक है, इसमें होता क्या है, जिस संबंध है कृषि से, कृषि। और क्या होता है इसमें, इसका संबंध कृषि से। और इसमें नृत्य संगीत, अगर महोत्सव है तो क्या होगा, नृत्य होगा एवं संगीत होगा, संगीत। और कुछ इसमें एक पॉइंट और है कि एक और महोत्सव है, उसका नाम है बांग्ला महोत्सव। क्या है बांग्ला, क्या है बांग्ला महोत्सव है।
जो बांग्ला महोत्सव है ये भी किसका है, ये भी गारो जनजाति का है। गारो जनजाति किसका है, गारो जनजाति का है, ठीक है। तो ये हुए दो। इसके बाद एक खासी जनजाति है, उसका भी महोत्सव है, उसे बोलते हैं साध सुख मेनसिंह। क्या है, साध सुख मेनसिंह। ये किसका है, खासी जनजाति का है। खासी किसका है, खासी जनजाति का है, साध सुख मेनसिंह। और कुछ तो इसमें इतना ही था इंपोर्टेंट कि जो मेघालय राज्य है उसकी कौन कौन से हैं, साध नौक्रैम है जो गारो जनजाति का है, और साध सुख मेनसिंह है जो खासी जनजाति का है, और बांग्ला महोत्सव जो किसका है, जो गारो जनजाति का है, ठीक है। जी हमें अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या आ गया, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये 2021 का है, इससे हमें मतलब नहीं है। अब थोड़ा जान लेते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। दोस्तों जो हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसका पहले नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसका प्रारंभ 1991 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1991 में हुआ था। और जो इसका बाद में क्या कर दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया है। वर्तमान में इसकी जो राशि है वो 25 लाख रुपए दी जाती है, और यह खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। क्या है, खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो देखते हैं मेजर ध्यानचंद खेल ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब जो इसमें राशि है, नाम राशि दी जाती है 25 लाख रुपए। कितने दिए जाते हैं, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब जानते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में। तो जो दोस्तों मेजर ध्यानचंद है, ये इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर, ठीक है। क्या किया था इन्हें, जो ओलंपिक गेम होते ना उसमें हॉकी 1948 के टाइम की बात है। उस टाइम 1948 से लेकर बाद तक भारत की हॉकी 4 बार लगातार गोल्ड मेडल मिला था। तो उसमें जो टीम में प्रमुख रूप से थी, जर्मनी में ही भारत ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। उस टाइम पर वहाँ हिटलर का राज था। तो जो मेजर ध्यानचंद थे वो उस हॉकी टीम के खिलाड़ी थे, ठीक है। माना जाता था कि जो मेजर ध्यानचंद है उनकी हॉकी में कोई मतलब मैग्नेट वगैरह चुकी है जो सीधी कहाँ जाती है, गोल तक ले जाती है, ठीक है। तो उसकी हॉकी भी चेक करवाई गई थी, ठीक है। अब इसका पहले नाम क्या था, पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार। प्रारंभ कब से हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था 1991-92 में, ठीक है। कब हुआ था, 1991 में। अब 2024 में किसे प्रदान किया गया, तो इसको देख लेते हैं अपन। ये है गुकेश डी, इनके नाम आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से। क्या है, गुकेश डी, इनका संबंध किससे है, शतरंज से। इसके बाद इसके बाद है हरमनप्रीत जी कौन है, जे हैं हॉकी के खिलाड़ी हैं और भारतीय हॉकी के कप्तान रहे, ठीक है। तीसरा नाम किसका नाम है, प्रवीण कुमार जी क्या है, पैरा एथलीट है। क्या है,
पैरा एथलीट हैं। इसके बाद एक नाम और है मनु भाकर का नाम, मनु भाकर। ये कौन है? मनु भाकर ने अभी जो ओलंपिक हुआ था उसमें 2 पदक जीते थे, ठीक है। तो वही है किसमें, जिसका नाम है किसमें है, इनका नाम है शूटिंग में, किसमें, शूटिंग में, शूटिंग में, ठीक है। तो किससे नहीं मिला, गुगेश डी को शतरंज में, हरमनप्रीत को हॉकी में, और प्रवीण कुमार को पैरा एथलीट में, मनु भाकर को शूटिंग में दिया गया है। तो ये 4 नाम आप अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। और इसका पहला नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, प्रारंभ कब हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था प्रारंभ, जो हुआ था 1991-92 में हुआ था। राशि कितनी दी जाती है, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये मेहनत घोषणा थी, आप इसे याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जी क्या है, भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम, पेशा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जो ये पंचायत अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम, इसे शॉर्ट बोलते हैं पेशा, PESA, मतलब प्रिवेंशन एक्सटेंशन एक्ट के नाम से जाना जाता है अधिनियम, ठीक है। ये कब लागू हुआ था, तो 1996 में लागू हुआ था। ये कब आया, जब 1992 में 73 संविधान संशोधन हुआ। कौन सा, 73, 73 एवं 74 वाला संविधान संशोधन हुआ। उसमें कुछ प्रावधान रह गए थे, वो किसके लिए कुछ रह गए थे, कुछ जरूरत थी। तो फिर हमने जो अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र है उसके लिए स्पेशल रूप से हम क्या लेके आए थे, जी पेशा एक्ट लेके आए थे। क्या लेके आए थे, पेशा एक्ट लेके आए थे। जी कहाँ लागू होता है, जी होता है, जी लागू होता है हमारा जहां पर 6वीं सूची के जो 5वीं सूची के राज्य हैं, क्या है, भारत संविधान की 6 सूचियां हैं, उनमें से 5वीं सूची है, 6वीं सूची है। जो 5वीं सूची का संबंध है उसमें से मतलब 6वीं सूची में ऐसे राज्यों का वर्णन किया गया है जिसमें अनुसूचित जनजाति की संख्या ज्यादा है, और कुछ राज्य ऐसे हैं उसमें अनुसूचित जनजाति की संख्या तो मतलब ज्यादा तो नहीं है, लेकिन उनके लिए एक्स्ट्रा अलग से प्रावधान बनाए गए हैं। तो जो ये पेशा अधिनियम किसके लिए था, 5वीं अनुसूचित राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में विस्तार, 5वीं अनुसूचित राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में विस्तार। अब जैसे मध्य प्रदेश है, क्या है, मध्य प्रदेश में भी इसका विस्तार है। तो मध्य प्रदेश उस सूची में नहीं है, उसमें मेघालय वगैरह आते, इसमें नहीं है, लेकिन 5वीं सूची में है। तो 5वीं सूची के जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें से लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। नेक्स्ट क्या है, हाँ क्वेश्चन क्या है, 2022 में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन इसकी जो आगे इन्फॉर्मेशन है उससे मतलब है, ठीक है जी। अब जे इन्फॉर्मेशन क्या है, जे देखो। तो जो प्रो कबड्डी लीग हुई वो कब हुई, 2023-24 में हुई। कब हुई, 2023-24 में हुई। इसका आयोजन हुआ 2 दिसंबर 2023 से लेकर 1 मार्च 2024 तक, ठीक है। संक्रमण कौन सा था, 10वां था, ठीक है। टीमें कितनी थी, 12 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मुकाबला कब हुआ, जो हुआ था हैदराबाद का स्पोर्ट स्टेडियम है, क्या नाम है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैदराबाद, ठीक है। इसमें विजेता कौन रहा, तो विजेता रहा पुनेरी पल्टन। क्या रहा, पुनेरी पल्टन, ठीक है। और उपविजेता टीम कौन सी रही, उसका नाम है हरियाणा स्टीलर्स। क्या है, हरियाणा स्टीलर्स, ये नाम है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसमें से इंपोर्टेंट है जे इसमें एक रेड पॉइंट स्कोर होता है, वो सबसे ज्यादा किसका था, आसू मलिक जी का। किसमें, कुछ टीम में थे, दंगल दिल्ली में थे। किसमें थे, दंगल दिल्ली में थे। बस इतनी इन्फॉर्मेशन में काम की है और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, जी है केंद्रीय हिंदी केंद्रीय की, यहां से जो नहीं है, ठीक है।
केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित किया गया था। मतलब जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है, हिंदी संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई? 1960 में हुई। कहाँ हुई? इसकी हुई आगरा में। आगरा में कहाँ हुई? आगरा में इसकी स्थापना की गई। इसका काम क्या है? हाँ, इसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, हिंदी सेवा सम्मान। क्या? हिंदी सेवा सम्मान। 1 लाख रुपए का पुरस्कार है। ठीक है, किसका है? 1 लाख रुपए का पुरस्कार है। इसका उद्देश्य क्या है? तो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना। क्या है? हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। जी है, ठीक है। तो ये इसमें कहां पर है? ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये देखो, हाँ, क्या है? इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा है? ठीक है, तो इसमें क्या है? कोंकणी, संस्कृत, संथाली, बंगाली। तो हमारी जो संस्कृत भाषा है वो क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज है। साथ में क्या है? भारत की जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें भी शामिल किया गया है इसे। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। तो जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, संविधान की 8वीं अनुसूची, अब देखो 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इन अनुसूची को देख लेते हैं। जो 5वीं अनुसूची का संबंध है वो आबादी क्षेत्र से है। इसमें 6वीं अनुसूची में कुछ राज्यों का मेंशन किया गया है। इसमें जो हमारे क्या होते हैं, इसके मतलब इसमें मान लो इसमें क्या दिया गया है? 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची होती है, केंद्र सूची होती है, संभावित सूची होती है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। क्या? राज्य सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, संभावित सूची, इसी में है। ठीक है, इसके बाद 8 में क्या है? भाषा। क्या है? भाषा। 9 में क्या है? 9 में हमारा पंचायती राज सिस्टम है। की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा है। तो ऑप्शन ए है कोंकणी, संस्कृत, संथाली, बंगाली। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या? संस्कृत है। अब देखो, अब जानो कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल कितनी भाषा है। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा है। अब देखो कौन कौन सी है। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है कहां से? जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करो। मान लो जी हमारा क्या है? भारत का नक्शा मान लो, इसमें से ऐसा बनाओ। ठीक है, मान लो जी, मान लो नक्शा हो जाएगा। यहां से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे से होते हुए यहाँ पर जाना है, यहाँ वापस आना है, इस प्रकार से आना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हमें चलना है जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ की 3 भाषा है। कौन कौन सी है? उर्दू है, उर्दू, फिर दूसरी भाषा क्या हो जाएगी? कश्मीरी, कश्मीरी। तीसरी भाषा क्या हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी यहीं पर क्या हो जाएगी? सिंधी। कौन सी? सिंधी, क्योंकि यहाँ पर सिंध प्रांत नहीं था यहीं पर, सिंधी। इसके बाद क्या है? संस्कृत, संस्कृत और हिंदी। ये होगी हमारी मेन भाषा। ठीक है, कौन कौन सी हो गई? उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, संस्कृत, हिंदी। अब आ जाओ नीचे, तो यहाँ क्या जाएगा? पंजाब है तो पंजाबी आएगी, पंजाबी। ठीक है, फिर क्या है? गुजरात आएंगे, गुजराती। कौन सी? गुजराती। इसके बाद
मराठा, मराठी, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, कोंकणी, क्योंकि यहीं पे गोवा है, कोंकणी, कोंकण से थिंग मिल जाता है। इसके बाद क्या आएगा, फिर आएगा कन्नड़, ठीक है। फिर मलयालम, फिर तमिल, फिर तेलुगु, तेलुगु मतलब कि हम कहां कर गए, आंध्र प्रदेश तक पहुंच गए, यहाँ पर तेलुगु हो गई। अब ये क्या आएगी, उड़िया आएगी, उड़िया, ठीक है। यहीं पर आएगी बांग्ला, बांग्ला, और बांग्ला का थोड़ी बार आगे चल गया, यहाँ पे है असम है, असमिया, असमिया। फिर वहीं पर क्या है, मणिपुर लगा हुआ, मणिपुरी, ठीक है। और वहीं ऊपर नेपाल है, नेपाली, नेपाली। वहीं बोडोलैंड है, तो कौन सी है, बोडो। वहीं पर डोंगरी है, डोंगरी। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डोंगरी हो गई। अब बचेगा मैथिली। बिहार में जाओ, जहां मिथिला रीजन है वहां पर कैसे बोली जाती है, मैथिली। और बची कौन सी है, मैथिली के बाद संथाली, कौन सी, संथाली। तो संथाली कहां मिल जाती है, संथाल क्षेत्र है, संथाल जनजाति निवास करती है उड़ीसा में, तो उड़ीसा की एक क्षेत्र है उसमें संथाली बोली जाती है। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22। देखो सबसे पहले ऊपर याद कर लो, यहाँ पर कौन सी है, उर्दू, कश्मीरी और सिंधी, इतनी याद कर लो, ठीक है। कौन सी, उर्दू, कश्मीरी, सिंधी। अब आ जाओ, भारत की दो भाषा में है, कौन सबसे पुरानी भाषा, संस्कृत, तो संस्कृत हो जाएगी, फिर हिंदी, इतनी याद हो गई। अब देखो पंजाब में कौन सी हो जाएगी, पंजाबी, पंजाबी हो गई। पंजाब के नीचे क्या, राजस्थान, तो राजस्थान में कोई भाषा होती नहीं है, उसमें क्या मराठी होती, मालवी होती है, वो अलग प्रकार की होती है। फिर कहाँ जाएंगे, गुजरात में, तो कौन सी, गुजराती। तो गुजरात के नीचे क्या है, मराठा, तो मराठी। इसके बाद मराठा के नीचे क्या है, गोवा है, तो कन्नड़, तो कौन सी, कोंकणी। फिर कर्नाटक, कन्नड़ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये पर केरल है तो मलयालम बोली जाएगी, केरल में मलयालम। फिर तमिल, तमिलनाडु ही पर तमिल बोली जाएगी। और तमिलनाडु के ऊपर क्या है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर तेलुगु बोली जाएगी, कौन सी, तेलुगु। अब देखो इसके ऊपर क्या है, उड़ीसा, तो उड़िया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश, बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो बंगला। फिर इसके ऊपर क्या है, असम, तो असमिया। असम के ऊपर क्या है, पर नेपाल, तो नेपाली। इसके बाद यहाँ पे यहाँ पर है मणिपुर, तो मणिपुरी। फिर क्या है, बोडो, यहीं पर जो इसका पार्ट है असम का, वहीं पर कौन सी जनजाति रहती है, बोडो जनजाति निवास करती है, तो बोडो। फिर डोंगरी यहीं पर है। मैथिली कहाँ है, बिहार में, ठीक है। इसके बाद संथाली, संथाली मतलब उड़ीसा का एक पार्ट है, संथाली जनजाति निवास करती है, संथाली। तो ये भाषा कौन सी है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में बैठ भाषा है। अब इनमें से कुछ भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, क्या, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो अब कौन कौन सी भाषा है शास्त्रीय भाषा में, इसमें देखो, शास्त्रीय भाषा, सबसे पहले जो शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित थी वो थी तमिल। क्या थी, तमिल। इसे कब किया गया, इसे 2004 में शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया। अब सबसे पहले ये जानो कि शास्त्रीय भाषा में कौन सी भाषा आती है। इसमें वो भाषाएं आती हैं जिनका साहित्य कम से कम 1500 से लेके 2000 वर्ष पुराना हो, उन भाषा को हम शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले क्या आया, तमिलनाडु 2004 में। फिर इसके बाद है 2005 में आई संस्कृत। क्या है, संस्कृत 2005। इसके बाद क्या है, 2005 में संस्कृत। फिर कन्नड़ को, कन्नड़ 2008 में। कन्नड़ के साथ में एक भाषा और आई 2008 में, तेलुगु। कौन सी आई, तेलुगु। जब तमिल आ गई तो तेलुगु तो आने आना था, ठीक है, 2008 में। इसके बाद तेलुगु के बाद कौन सी आई, फिर आई मलयालम। जी कब आई, 2013 की बात है, 2013 में, ठीक है। अभी वर्तमान में कौन सी चल रही है, उड़ीसा, उड़िया। 2015 में से शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया। कौन कौन सी हो गई, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया है। तो कौन कौन सी है,
सबसे पहले तमिल 2004 में, फिर तमिल 2004 में, फिर संस्कृत 2005 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में और मलयालम 2013 में, उड़िया 2015 में सम्मिलित किया गया। अब इसमें देखो कोंकणी, संस्कृत, संथाली और बंगाली, तो ये सिर्फ कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा ही है जो किसमें है? हमारी 8वीं अनुसूची में है और किसमें है? और हमारी क्लासिकल लैंग्वेज में है। अब आपको जो पता चल गया ना कि क्लासिकल लैंग्वेज में कौन सी भाषा को शामिल किया गया हो, जिनका साहित्य और इतिहास कम से कम कितना हो? 1500 से लेके 2000 वर्ष पुराना हो। ठीक है जी, हो गया। अब और आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी है। आप जो भाषा वाला पार्ट है उसे अच्छे से याद कर लेना इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा। इसमें 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। ये आगे नेक्स्ट, भारत मार्च 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित करने के लिए भारत के साथ एक समझौता किया था? इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, गुजरात। क्या है? गुजरात। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है? बी, गुजरात हो जाएगा। ये इसका था करंट क्वेश्चन था जो हमारे काम का नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी क्या है? भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? सरकार की संसदीय प्रणाली, विधि शासन, एकल नागरिकता और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। अब देखो, सबसे पहले हमें कुछ चीजें देखना है, हमने कौन से संविधान से क्या ग्रहण किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएसए की, यानी अमेरिका की। इससे हमने क्या लिया? प्रस्तावना ली, प्रस्तावना। और क्या लिया? मूल अधिकार। जी किसमें आते? फंडामेंटल राइट में आ जाती। ठीक है, अब आ जाए ब्रिटेन में। ब्रिटेन, इससे क्या लिया? इससे लिया हमने एकल नागरिकता, एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली। क्या ली? संसदीय प्रणाली। देखो, जो हम उस टाइम पर हम मतलब भारत का कौन व्यक्ति रूल कर रहा था? तो ब्रिटेन वाले रूल कर रहे थे। उनके यहाँ जो शासन पद्धति थी उसी शासन पद्धति को हमने अपना लिया, क्योंकि हमारे जो लोग थे उसमें फैमिलियर हो चुके थे, क्योंकि उनके यहाँ जिस प्रकार से वोट डाल रहा, जिस प्रकार की प्रणाली है संसदीय शासन प्रणाली, उसी को हम जान चुके थे, इसलिए हमने उसे अपना लिया था। ठीक है, इसके बाद और एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली और कानून का शासन, विधि का शासन। ठीक है, विधि का शासन। और इसके बाद आ जाओ फिर जापान। इससे क्या लिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, इसके बाद आयरलैंड से, इससे क्या लिया? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसके बाद रूस, मूल कर्तव्य। क्या? मूल कर्तव्य। ठीक है, इसके बाद रूस के बाद हो जाए फ्रांस, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। ठीक है जी, हो गए। इसके बाद और संशोधन प्रणाली कहां से बनने?
जिसे दक्षिण अफ्रीका से संशोधन संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। और वही है आपातकाल, एक और देख लो, चीज जरूरी है। आपातकाल ये कहां से लिया? जर्मनी से। कहां से लिया? जर्मनी से लिया, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन थे। अब इसमें कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन बता दिया आपको, ठीक है। कि सबसे पहले यूएस से क्या लिया हमने? प्रस्तावना ली। हम भारत के लोग जो पीपल ऑफ इंडिया है वो कहां से लिया? अमेरिका से लिया और मूल अधिकारी से ले लिए, ठीक है। फिर ब्रिटेन से एकल नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली ले ली। इसके बाद जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को इन्हीं से लिया। फिर आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, ठीक है। इसके बाद रूस से क्या लिया हमने? मूल कर्तव्य लिए, जो 72वें संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़े गए थे। सॉरी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। कब? 42वें संविधान संशोधन, ठीक है। फिर फ्रांस से क्या लिया? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का भाग लिया आपने, ठीक है। फिर इसका संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली? तो दक्षिण अफ्रीका से ली और आपातकाल जर्मनी से लिया। इतने हमारे पॉइंट हम बनते हैं, तो आप याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बनाऊंगी। जो क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रति वर्ष इनके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है, एक बात। दूसरा क्या है? प्रत्येक दूसरे वर्ष इनके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, दूसरी बात। प्रत्येक दूसरे वर्ष इनके 1/5 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तीसरी बात। और प्रति वर्ष इनके आधे सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, चौथी बात। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन सत्य है कौन सा? बी वाला, जी वाला। प्रत्येक दूसरे वर्ष, कौन से वर्ष? दूसरे वर्ष इनके 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। देखो अब देखो थोड़ा सा पार्ट देखो, ये क्या है? हमारा संसद भवन है। क्या है? संसद भवन। इसमें क्या है? इसके 3 भाग हैं। क्या है? 3 भाग हैं। एक है प्रेसिडेंट का, एक है लोकसभा का, एक है राज्यसभा का। जो लोकसभा है इसे कहते हैं निम्न सदन। क्या कहते हैं? निम्न सदन। और जो राज्यसभा है इसे कहते हैं उच्च सदन, ठीक है, उच्च सदन कहते हैं। अब देखो अब आ जाओ राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा, जो राज्यसभा का वर्णन किया गया है वो है अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 80 में है। कितने में है? 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि उसके संसद होंगे, कितने होंगे? मैक्सिमम होंगे इसमें 250 होंगे। और बैरन में कितने हैं? 245 काम कर रहे हैं। इनमें से क्या होगा? कुछ संसद क्या होंगे? चुने जाएंगे, कुछ का क्या होगा? नियुक्त किए जाएंगे। तो 12 की होती है नियुक्ति। कितने की? 12 की क्या होती है? नियुक्ति। और 30 का क्या होता है? चुनाव। ठीक है, ये हो गया। अब कार्यकाल क्या होगा? इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। कितने का? 6 वर्ष का। और इसमें से प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3, कितने? 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है, ये होगा। अब उसमें क्या पॉइंट बचता है? ये जो उच्च सदन होता है वो क्या होता है? स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन। उच्च सदन क्या होता है? स्थायी सदन हो जाता है, ठीक है। तो उच्च सदन है। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। उच्च सदन क्या होता है? स्थायी होता है। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 का हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसका जो वर्णन है उसमें है 80वें अनुच्छेद में है।
औसत कितने होते हैं, मैक्सिमम 250 होते हैं, और वायु मंडल कितने हैं, 245 है, जिसमें से 12 क्या होता है, नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और 6 क्या होता है, चुनाव किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए जो प्रक्रिया है चुनाव की उसे बोलते हैं एकल संगमणीय प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, एकल संगमणीय प्रक्रिया। ठीक है जी है, तो हमारा क्या होगा, जी वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो उसका है, जी इसका है, ये तो ये क्वेश्चन हमारा करंट है, इसका छोड़ दो इसे। भारत में उत्तरी मैदान का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद होता है, ये देखो। ज्योग्राफी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्या है, अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं कितने, 7। ये क्वेश्चन कल के लिए आएंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।